हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल और हमारा आज का पहला टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी दैट इज सेल्फ फंक्शनिंग। सेल्फ फंक्शनिंग मतलब कि खुद के काम खुद कर सकती है। इसके अंदर डाइजेशन भी होता है, इसके अंदर एनर्जी भी बनती है, इसके अंदर खुद को रेस्पिरेट भी करती है। मतलब सारे प्रोसेस जो हैं इसके अंदर ही होते हैं सेल के अंदर। तो ये एक जिंदा यूनिट है बॉडी की। सबसे छोटी जिंदा यूनिट क्या है? सेल है। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रियाज बने हुए हैं, ठीक है, और सेंट्रोसोम्स बने हुए हैं। ऐसे ही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर सब कुछ होता है। इसका खुद का ब्रेन भी होता है जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सबसे छोटी यूनिट है। इसकी खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। 1665 के अंदर जब इसने ना कॉर्क कैडमियम, एक बॉटल के ऊपर ढक्कन लगते हैं, कॉर्क के होते हैं वो, उसके ऊपर जब इसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा ना, तो इसको चैम्बर्स नज़र आए, ठीक है। ऐसे चैम्बर्स दिखाई दिए उसको। इन चैम्बर्स को उसने क्या नाम दिया? उसको जब चैम्बर्स दिखे, कोई भी चीज़ चैम्बर्ड होती है और सीरीज में होती है, उसको अपन क्या नाम देते हैं? सेल। तो उसने भी इसको क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया, ठीक है। ऐसे ही लाखों जो है 10⁻⁴ इतने सेल से आपकी बॉडी बनती है, ठीक है, पूरी बॉडी। ये एवरेज है, मतलब कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इतने तो नहीं होंगे कभी भी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब हैवी वेट, कोई ज़्यादा बॉडी वेट है किसी का, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा सेल्स होंगे और जिसका बॉडी वेट कम है उसके अंदर कम सेल्स होंगे। तो ये क्या है? एक एवरेज सेल है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर लगभग कितने सेल होते हैं? 10⁻⁴ इतने सेल पाए जाते हैं। इतने सेल से आपकी बॉडी बनती है। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। जिंदा चीजें हैं जितनी भी, उनके अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक है यूकैरियोट्स और एक क्या है? प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, वन सेल। और ये जैसे मान लो कि अगर ये कोई वन सिंगल सेलुलर कोई अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, या वायरस बैक्टीरिया हो गया मान लो, ठीक है, बैक्टीरिया की बात करते हैं अपन, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ये खुद को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एक सेल है, इस एक सेल से ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर सारे डाइजेशन, और मैंने आपको बताया कि सेल जो है वो जिंदा है, उसके अंदर सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो इसके अंदर भी सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकते। वो आगे नया जीवन देते हैं, ठीक है, आगे जन्म देते हैं किसी को। वो किसी प्रकार से भी हो सकता है। वो एग लगा सकते हैं, एग प्लांट कर सकते हैं, वो जो है बेबीज को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे वो आगे खुद को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं? अपने सेल को डिवाइड कर लेते हैं। सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिसके कारण सारे जो प्रोसेस है वो डबल हो जाते हैं। अब दोनों सेल अलग होके दो बैक्टीरियाज बन जाएंगे। तो ऐसे ये खुद को डिवाइड कर करके आगे के आगे बढ़ते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के साथ ऐसा नहीं होता। ये होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। इनके अंदर जैसे बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, इसके अंदर क्या हो सकता है? ह्यूमन हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, जितने भी हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मल्टी सेलुलर सेल्स का एग्जांपल है, जो कि एग प्लांट करते हैं या खुद को जब अपने जैसे आगे बेबीज को बॉर्न करते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दो तरीके के आपके सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन हम किसको पढ़ेंगे? हम यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हम सिर्फ ह्यूमन सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। जब कोई सेल को, किसी सेल को जब आप किसी माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो हमें जो चैम्बर दिखाई देगा उसकी बाहर की लेयर दिखाई देगी, ठीक है। ये जो बाहर की लेयर है ये क्या कहलाती है? मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन।
अब ये बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है ये हर सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, एक कमरे की दीवार की तरह काम करती है। कमरे के अंदर वो सारे प्रोसेस चलते हैं जो एक सेल के अंदर उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कमरे के बाहर की दीवार जो है, मेम्ब्रेन जो है, उसको बाहरी बैक्टीरिया से, बाहरी चीज़ों से बचा के रखती है, अंदर की चीज़ों को कंट्रोल में रखती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? मेम्ब्रेन करती है। ये चारों तरफ है इसके, इट मीन्स यहाँ से कुछ भी निकलना है, कुछ अंदर जाना है या कुछ बाहर आना है, तो इसी मेम्ब्रेन की मदद से ही वो अंदर जा सकता है और इसी की मदद से वो बाहर आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब इसको जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज चाहिए जिससे वो एटीपी बनाएगा। एटीपी क्या होता है? एटीपी एक एनर्जी की फॉर्म है। वो एनर्जी किसको चाहिए? इस पूरे सेल को वर्क करने के लिए वो एटीपी चाहिए, जिससे वो अपने आप को आगे के आगे ग्रो करेगा। ठीक है, अगर खुद को डिवाइड भी करना पड़े तो करेगा वो। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करेगा? ये सेल करेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी अपन सिर्फ मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बनी हुई है। सबसे पहले मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल किससे बनी हुई होती है? ये बनी होती है प्रोटीन से एंड लिपिड से एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसके ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? चलो आप एक चीज़ और लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो लेयर होती है ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल। ठीक है, और चलो बस इतना एक बार पढ़ते हैं कि सेमी परमेबल का क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों को ही अंदर आने देती है, हर एक चीज़ को। ऐसे नहीं कि फुल परमिशन है, कोई भी चीज़ अंदर घुस गई कोई भी बाहर आ गई, नहीं। सेमी परमेबल होने का मतलब है कि कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है जो कि रिक्वायर्ड है, हर एक चीज़ को अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आप बात कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये चारों तरफ जो लेयर बनी हुई है ये सारी जो ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट दिखाई गई है, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट है नहीं। ठीक है, तो ये जो सारी बाहर की लेयर है ये सारी क्या है? इसकी मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे मेन है जो बीच में लिखा हुआ है लिपिड्स। ये लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड की वाई लेयर से बनती है, ये वाई लेयर ऑफ लिपिड। वाई लेयर मतलब वाई का मतलब डबल। अब यहाँ पे क्या है? ये लिपिड की डबल लेयर से बनी हुई है। अब देखो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? लिपिड्स हैं, लिपिड्स। अब यहाँ पे ये ऊपर वाले लिपिड हो गए, बाहर वाले आउटर साइड, इसको आप आउटर साइड लिख देते हैं, आउटर साइड। और दूसरी लेयर क्या है? यहाँ पे उल्टे लिपिड्स लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके अगर इसको देख सकते हैं आप, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसको देखो, ये जो नीचे की ओर सिर करके यहाँ पे खड़े हैं ये क्या है? ये दो तरीके के लिपिड्स होते हैं। एक का हेड तो बाहर की ओर होता है, ये भी हेड है, और ये क्या है? इसकी अंदर वाली साइड क्या है? ये टेल है। ठीक है, इसकी टेल क्या है? अंदर वाली साइड है, और हेड क्या है? बाहर वाली साइड। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे लिपिड देखा जाए जो अंदर की ओर है, ये क्या है? इनका हेड क्या है? अंदर की ओर है, हेड यहाँ पे है, और टेल जो है वो बाहर की ओर है। ठीक है, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये जो हेड होता है वो फिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होने का क्या मतलब है कि इसके साथ तो पानी जो है वो जुड़ने की कोशिश करता है। हाइड्रोफ्लूइड कोई भी है वो इसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। ज़्यादातर सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर मूव करते हैं उसके अंदर बहुत सारी मात्रा के अंदर फ्लूइड होता है, वाटर होता है। तो वाटर जो होता है यहाँ पे इसके अंदर तो हाइड्रो मतलब के वाटर, अब वाटर इसके साथ तो चिपकेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे इसके आगे जो इसके अंदर वाली लेयर है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है, वो उसको अंदर घुसने ही नहीं देगी। इट मीन्स कुछ भी इसमें से क्रॉस नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सील की तरह इसके ऊपर काम करती है। हाइड्रोफोबिक एंड फिलिक दोनों की एक लेयर बनके क्या करती है? एक ऐसी लेयर बना लेती है जिससे कोई भी चीज़ क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या पता है कि इसके अंदर क्या क्या जाना चाहिए? प्रोटीन्स भी जाने चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स इसमें से बाहर भी आएंगे, और कुछ चीज़ें आपको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर घुसाने अपन ने, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जाएंगी कैसे?
अपने को क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। तो उस मीडियम का काम कौन करता है, ये प्रोटीन्स करते हैं, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या है, मीडियम का काम करते हैं। अब ये जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नहीं होते, इनमें से कुछ भी गुजर सकता है, ठीक है। यहाँ से अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस प्रोटीन के अंदर घुल जाएंगी और घुल के इसमें से क्रॉस कर जाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसके अंदर घुल नहीं सकती, प्रोटीन के अंदर मिक्स नहीं होंगी, उनके लिए क्या है, एक रास्ता बना देगा प्रोटीन। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया इसने, एक ट्यूब बना दी प्रोटीन ने। उस ट्यूब के जरिए कोई भी मटेरियल जो है इसके अंदर क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो ट्यूब की साइज लिमिटेड होता है, उसमें से उतने साइज की चीज़ ही क्रॉस कर सकती है जितनी उस सेल को चाहिए, ठीक है। और ऐसे नहीं कि कभी भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगी। चलिए इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं अपन। सबसे पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पे। अब अपने पास क्या है, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब ये डबल लेयर है, बाई लेयर हो गई, ये तो आपको पता चल गया। इसके अंदर यहाँ पे जगह जगह पे प्रोटीन्स हैं जो कि बीच में चिपके हुए हैं, ये भी अपने को पता चल गया। उसके बाद प्रोटीन्स और लिपिड के बारे में अपने को पता चला। तीसरी चीज़ रह गई कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, बॉडी के बाहर जहाँ पे प्रोटीन्स के साथ ही ये चिपके हुए हैं ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, और ये क्या करते हैं, दूसरे सेल के साथ इंटरलिंक बनाते हैं, दूसरे सेल से कोई कनेक्शन बनाना है, उनसे कोई जो है इंफॉर्मेशन लेनी है, उनसे कोई एनर्जी लेनी है, वो सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स करते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करते हैं। तो तीन चीज़ों से मिलकर आपकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो बनती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, एक सेल के बाहर ऐसे ऐसे गुच्छों में ऐसे निकले हुए होंगे और अपनी ब्रांचेस बनाए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब ये किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्शन बना लेगा, ठीक है, उसके भी बाहर प्रोटीन होगा, प्रोटीन के साथ ये कनेक्शन बना लेगा, ऐसे आगे के आगे सेल्स के साथ ये कनेक्शन बनाते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्रोटीन्स जो है ये किसका काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। तो मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, कोई चीज़ अंदर घुसने के लिए इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई चीज़ बाहर आ रही है तो भी इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब इन चीज़ों को अंदर बाहर जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर दो तरीके से होती है बेटा। पहली ट्रांसपोर्टेशन होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन होती है एक्टिव, ठीक है। अब सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं अपन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे लिख देता हूँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या फ़र्क है। सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, चीज़ें जो है किसी भी मीडियम के थ्रू, अब जैसे मीडियम की ज़रूरत ना पड़े, कहीं से भी जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिंपली कहीं से भी कोई चीज़ अंदर घुस सकती है, ठीक है, जैसे कि एयर हो गई, ठीक है। चलो एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सिंपल डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो क्या करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करती है बिना किसी फैसिलिटी के। अब जैसे O2 हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, या CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये दोनों चीज़ें सेल के अंदर, अब जब आप कोई भी ऑक्सीजन जब आप सक करते हैं वो कहाँ जाती है, हर एक सेल के पास जाती है, क्योंकि उनके माइटोकॉन्ड्रिया को उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं एक सेल के अंदर, ये क्या करते हैं बेटा, ग्लूकोज से, अब आप यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या काम करेगा, ग्लूकोज से ATP बनाएगा,
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि अपने सेल्स को रिक्वायर्ड होती है, जिससे ये वर्क करते हैं। तो अब ये ग्लूकोज से एटीपी बनाएगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और वो ऑक्सीजन से क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो यहीं पे इसी सेल के अंदर रिक्वायर्ड होती है। जब आप सांस लेते हैं तो वो सारी की सारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चाहिए? वो इस सेल्स को चाहिए, हर एक सेल को। हर एक बॉडी के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन है, उसके अंदर जितने भी सेल हैं, हर एक सेल को एटीपी की रिक्वायरमेंट है और उस एटीपी के लिए हर एक सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो जब आप ऑक्सीजन सक कर रहे हैं मतलब कि पूरी बॉडी के हर सेल के लिए ऑक्सीजन सक कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा एटीपी किसको चाहिए होती है? ब्रेन के सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियास की काउंटिंग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप सांस लेना बंद कर देते हैं तो सबसे पहले बेहोश इसीलिए होते हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर जो एटीपी चाहिए, वहाँ पे जो ऑक्सीजन चाहिए वो पहुँचती ही नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, ऑक्सीजन उतनी पहुंची नहीं, जिसके कारण ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है? दूसरे तरीके का डिफ्यूज़न। अब फैसिलिटेटेड मतलब कि सीधा नहीं घुस सकती। ऑक्सीजन के तो बहुत ही छोटे एटम्स हैं, कहीं भी घुस जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज के एटम्स हो गए, ये चीज़ें ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकती। तो इनके लिए क्या लगेगा? फैसिलिटी लगेगी। फैसिलिटी क्या है अपने पास? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिट है, इंक्लूडेड है, ठीक है, बीच में जुड़े हुए हैं। अब ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है पूरी की पूरी, इसके अंदर क्या हो गया? यहाँ पे ये प्रोटीन फिट हो गया। अगर ये प्रोटीन फिट ना होता तो इसके अंदर से कोई चीज़ नहीं निकल सकती थी, लेकिन जब ये प्रोटीन है यहाँ पे तो जो चीज़ें इसके अंदर से निकल सकती हैं वो अंदर आ जाएंगी आसानी से। गेट बने हुए हैं। एक जो कमरा है उसको अगर चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, चारों तरफ से बंद है, सिर्फ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं, वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, क्योंकि जो दीवारें इतनी मोटी नहीं है कि वो ऑक्सीजन को भी रोक सके, तो ऑक्सीजन आसानी से अंदर आ जाएगी। तो अंदर ऑक्सीजन तक से तो जिंदा नहीं रहा जा सकता, अपने को खाना भी चाहिए। तो खाना अंदर लाने के लिए क्या है? गेट्स चाहिए। तो वो गेट क्या है? प्रोटीन गेट्स हैं यहाँ पे, जो इसको अंदर आने देते हैं। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब कि गेट बना के उसको अंदर लाना। लेकिन होगा कहाँ, किस प्रक्रिया से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। ये फिक्स है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये दूसरा प्रोसेस, तो पैसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है? चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या है बेटा? चीजों को जब उल्टा चलाना पड़ता है, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना पड़े, ठीक है, लो से हाई की ओर। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि किसी एक कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई, जैसे कि आपको ग्लूकोज अंदर डालना है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो ब्लड ज़्यादा के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ठीक है। सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन उसका लो हो गया। तो ग्लूकोज क्या करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। यही चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखनी है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या है? उल्टा करना है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना है। तो इस प्रोसेस के लिए अपने को क्या चाहिए? कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस इसके अंदर क्या आता है बेटा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहे हैं जब, तो पहला आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसके अंदर क्या रहता है बेटा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यहां पे क्या है? एटीपी पंप के जरिए, अब जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर एटीपी का एनर्जी जो है वो क्या करती है? एक पंप की तरह काम करती है, जिसके कारण पंप के जरिए चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर पुश कर दी जाती हैं। अब एक टंकी है, टंकी के अंदर आप पानी भरना चाह रहे हो, नीचे से टंकी के आपने वाल्व लगा रखा है, तो क्या होगा? अब आप अगर उसके अंदर गिलास से पानी डालने की कोशिश करोगे, ढक्कन खोल के, उसका वाल्व खोल के, तो सारा का सारा टंकी का पानी भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पंप के जरिए भरने की कोशिश करोगे तो वो उसको फिल अप कर देगी, ठीक है।
तो ये एटीपी पंप क्या है, एनर्जी, एटीपी क्या है, एनर्जी, एनर्जी से क्या चलाया जाएगा, पंप, पंप से क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगी। कहां पर इसका एग्जांपल कहां होता है, न्यूरॉन्स के अंदर। न्यूरॉन्स के अंदर जो एनर्जी है एटीपी इसीलिए कंज्यूम होती है क्योंकि वहां पे जो एनर्जी सोर्स है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर पुश करता है सारी उसको, ठीक है, जिसके कारण न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती हैं। ऐसे ही सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इसके अंदर एटीपी पंप की जगह क्या काम करता है, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी लिख सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का यूज किया जाता है ताकि चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा सकें, ठीक है। तो ये दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और दो तरीके के होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा एक और ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको बोलते हैं आप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स कहीं से भी मूव कर जाते हैं। अब ऑक्सीजन तो अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन से जा रही है, कहीं से भी घुस रही है क्योंकि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको लिपिड्स रोक नहीं पा रहे। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर वाटर पार्टिकल्स कहीं से भी अंदर घुस रहे हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, चाहे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या है, वाटर पार्टिकल्स का सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के प्रोसेस को कहीं से भी, उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होता है जो कि जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली की शेप का फ्लूइड होता है, बिल्कुल जेली जैसा, और उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हो लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये इसके अंदर तैर रहे होते हैं। इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स एंड फ्लूइड दोनों मिक्सचर होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है, सेमी सॉलिड मतलब कि फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड की कैटेगरीज बनाने के लिए उसके अंदर साइटोसोल है, और सॉलिड की कैटेगरी बनाने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं। तो दोनों मिलके एक साइटोप्लाज्म बनाते हैं जिसके अंदर सारे ये चीजें तैर रही हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और ये सारे लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, ये सब उसके अंदर तैर रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो अब ये साइटोसोल के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइटोसोल जिसको आप फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड जैसी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के बाद उसके अंदर और क्या होता है बेटा, सॉल्युबल्स होते हैं जो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, सॉल्युबल्स, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल्स के अलावा इसके अंदर और क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉल्युबल्स, ठीक है। सॉल्युबल्स के अलावा इसके अंदर और क्या होता है बेटा, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स के अलावा सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स। ये सब चीज़ों से ये मिलके क्या बनता है आपका, ये साइटोसोल बनता है जो कि एक सेमी सॉलिड फ्लूइड है जिसके अंदर क्या तैरता है, ये माइटोकॉन्ड्रियाज और ये सब चीज़ें तैर रही होती हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप लोगों को पता चला कि क्या होता है। उसके बाद आप बात करते हैं बेटा न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस क्या होता है, अब साइटोसोल के अंदर सारी चीजें, देखो साइटोसोल जो अपन ने पढ़ा ना अभी, साइटोसोल के अंदर सारी चीजें काउंट होंगी, ऑर्गेनल्स जितने भी हैं, लेकिन न्यूक्लियस नहीं काउंट होगा। यहाँ पे ये सेंटर में बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है इसके, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरा हुआ है। तो इस न्यूक्लियस को काउंट नहीं करेंगे अपन, बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो किस में आती हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर आती हैं। न्यूक्लियस को क्यों नहीं काउंट कर रहे,
क्योंकि न्यूक्लियस ही इस सेल का ब्रेन है। तो न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। सेल का ब्रेन है, मतलब कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा, सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन करेगा, सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस ही करेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो सारे ब्रेन को, सारे सेल के की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 के अंदर। तो देखो कितना टाइम लग गया, 1665 में सेल की खोज हुई। ठीक है, उसके बाद कितने सालों के बाद जाके आपने उसके अंदर की चीज़ों को खोज किया कि उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर न्यूक्लियस है। 1665 से लेके 1831 लग गया। 1831 में न्यूक्लियस की खोज हुई, उसके अंदर क्या है उन चीज़ों का पता चला। ठीक है, अब ये स्फेरिकल शेप का हो सकता है बेटा, ओवल शेप का हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अंडाकार हो सकता है, ये इसकी शेप रहती हैं। ये क्या है? कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, सारी सेल की एक्टिविटीज को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है यही कंट्रोल करता है सब कुछ को। और अब देखो ये न्यूक्लियस जो होते हैं हर एक सेल के अंदर एक होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब कुछ चीज़ों को ज़्यादा मतलब के कंट्रोल, अभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो जैसे सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत किसको है? आप सीधे खड़े हो। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसको करना है? अपन ने करना है स्केलेटल मसल को। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन, एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, दो हो सकते हैं। ठीक है, दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, 3 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं स्केलेटल मसल्स के सेल्स के अंदर। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के जो सेल होते हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अदरवाइज न्यूक्लियस जो होते हैं वो कितने रहते हैं? सिंगल सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में, आरबीसी एक रेड ब्लड सेल्स जो आपकी ब्लड के अंदर चलते हैं, आरबीसी, इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस होता ही नहीं है क्योंकि इनको ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बस ऑक्सीजन को पकड़ा और दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इनका काम जो है वो एक किसी और फ्लूइड के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसीलिए इनको खुद के सोचने की क्षमता की ज़रूरत नहीं है। तो इनको न्यूक्लियस की भी ज़रूरत नहीं है, तो इनके पास क्या है? न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया स्केलेटल मसल के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जब अपन इस न्यूक्लियस को खोलते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर के ये सारा मटेरियल पाया जा रहा है, यहाँ पे रेशे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रेशे किसके हैं? क्रोमेटिन के हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिन्स क्या है न्यूक्लियस के अंदर? देखो यहाँ पे लेयर देखो इसकी, पहले तो सबसे पहले बाहर वाली लेयर डबल लेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन के 2 लेयर से मिलकर बनी हुई थी, डबल लेयर से, बाई लेयर बोलते थे अपन उसको। तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है? वाई लेयर है, वाई लेयर। और वैसे ही है सब कुछ, स्ट्रक्चर बहुत ऐसा है कि हर एक चीज़ को घुसने नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एक चीज़ की और खासियत है कि यहाँ पे क्या है? होल्स बने हुए हैं। होल्स नहीं है एक्चुअली, ये वाल्व का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाल्व बने हुए हैं इसके अंदर। ये वाल्व क्या करते हैं? चीज़ों को अंदर बाहर करने का काम करते हैं। जैसे बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन था, वैसे ही यहाँ पे ये जो वाल्व बने हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये वैसा ही काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जगह जगह पे क्या है? वाल्व बने हुए हैं उसकी लेयर के ऊपर, जिससे चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन के अंदर अगर क्रोमेटिन को खोल के देखा जाए तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स ही हैं जो आपकी जेनेटिक
इंफॉर्मेशन को किसी भी सेल को प्रोवाइड करते हैं जो नया बनने वाला है। आज एक सेल ने डिवाइड होकर नया सेल बनाना है, उसको थोड़ी पता है कि आपकी बॉडी कलर कैसा है, ठीक है। अब उस सेल को ये बात कौन बताएगा, उसको जो क्रोमोसोम्स हैं उस सेल के जो पहले वाले सेल से टूट के आए हैं वो बताएंगे उसको कि इस सेल की शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये सेल कैसा बनेगा, इसके अंदर इसका कलर कैसा होगा, ठीक है, इसके ऊपर हेयर्स कैसे ग्रो होंगे। अगर आप मेल हो तो आपके अंदर मेल जैसे हार्मोन्स आएंगे और आपके हेयर्स उस हिसाब से ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है, ये क्रोमोसोम्स बताते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी फीड होती है, एक डाटा की फॉर्म में फीड होती है जिसको आप बोलते हैं डीएनए, ठीक है। ये डीएनए क्या है, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, जो क्या करता है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है कोडिंग की फॉर्म में और ये आगे के आगे ट्रांसफर करता रहता है। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। दो क्रोमोसोम्स क्या है, एक दूसरे के साथ पेयर बना के रखे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स जो पेयर बनाए हुए हैं इनमें से एक अपने को मिलता है अपने फादर से और दूसरा अपने को मिलता है अपनी मदर से, ठीक है। और ऐसे कुल मिला के आपकी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स, हर एक सेल के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अब इनमें से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, आप कैसा दिखने वाले हैं, आप की हाइट, बॉडी वेट, सब कुछ इनके अंदर स्टोर्ड रहता है। लेकिन जो 23वां है ये क्या तय करता है, ये तय करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं उन सभी के अंदर डीएनए है और उस हर एक डीएनए को पता है कि आप मेल हो, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर कोई भी सेल ग्रो होगा वो उसी हिसाब से जनरेट करेगा कि आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो पूरी बॉडी के अंदर जो भी सेल डिवाइड होके बनेगा वो आपको फीमेल की तरह आपकी बॉडी शेप, आपका सब स्ट्रक्चर वो जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके कारण होता है, ये क्रोमोसोम्स के कारण होता है और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ये डीएनए और यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स मैंने आपको दिखाए। अब ये क्रोमेटिन को जब खोल के देखा गया तो ये क्रोमोसोम्स बन गए। अब ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर एनर्जी जो है गुच्छों के अंदर स्टोर्ड रहती है, उसको खोल के देखना पड़ता है तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल में डीएनए कैसा है। तो क्रोमोसोम को भी आगे चल के खोला जाएगा, इसके बारे में पूरे लेक्चर के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं, अब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की अगर बाहर वाली लेयर को निकाल दिया जाए तो अंदर एक ब्लैक कलर का धब्बा दिखाई देगा, एक गांठ दिखाई देगी, ठीक है, एक नॉट दिखाई देगी। उस नॉट को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक गांठ ब्लैक कलर की, उसको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सारे क्या हैं, क्रोमेटिन्स हैं, इनसे क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पे सेंटर में क्या है बेटा, एक न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, यहाँ पे देखो येलो कलर का आपको एक सब्सटेंस दिखाई दे रहा होगा। ये जो येलो कलर का सब्सटेंस है इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स ही एक्चुअल में वो चीज है जो अपने को चाहिए, जो कि पूरी बॉडी के लिए क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। सारे प्रोटीन्स कहाँ जनरेट होते हैं, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम को क्या बोला, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है, प्रोटीन फैक्टरी। तो ये फैक्टरी के अंदर क्या है, प्रोटीन्स बनते हैं और ये किसके अंदर है, न्यूक्लियोलस के अंदर है। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है राइबोसोम्स को और साथ में ये सिंथेसाइज करता है आरएनए को, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए एंड डीएनए दो चीजें हैं, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है ये भी बॉडी के अंदर जनरेट होता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर। और जो डीएनए है वो कहाँ जनरेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे क्रोमेटिन्स के अंदर। आरएनए डीएनए के साथ मिक्स होता है जिसके कारण पहले यहाँ से क्या है, डीएनए से ये डाटा कलेक्ट करता है आरएनए, फिर एक मैसेंजर आरएनए बनाता है एमआरएनए, जो कि उस डाटा को बाहर लेके जाता है सेल से, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से बाहर ले जाके वो साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से यहाँ से होल है,
होल में से मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होंगे, सॉरी वो राइबोसोम्स भी होंगे, और राइबोसोम के साथ मिलके ये क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, राइबोसोम्स का है। न्यूक्लियोलस के बारे में आप यही इतनी ही जानकारी है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन से अमीनो सबसे पहले क्या है, डीएनए जनरेट होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए उसके साथ जुड़ के उससे डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्ट करने के बाद वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए जाते हैं राइबोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं, और राइबोसोम से वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसी कोडिंग आ गई वैसा प्रोटीन बनेगा, जैसी डीएनए से कोडिंग मिलेगी वैसा ही प्रोटीन ये जनरेट करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम रहता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ये अपन ने सभी ने पढ़ रखा है कि ये क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को पावर देने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। कैसे पावर जनरेट हो रही है उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो खासियत हैं। सेल के अंदर देखो, हर एक ऑर्गेनल के पास जो डीएनए या आरएनए होता है वो कहाँ से, न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होता है उसका, कि कैसा बनना है, शेप ने, सेल की शेप ने कैसा बनना है, वो सारा कुछ न्यूक्लियस के पास होता है। क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए वही जनरेट तय करता है कि कितने सेल, इसके कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कितनी बाकी चीजें होंगी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का आरएनए और खुद का डीएनए होता है। डीएनए भी खुद का अपना है, इसका आरएनए भी खुद का अपना है। ये खुद तय करता है अपनी शेप, अपना साइज, अपना काम, अपनी काउंटिंग, ये सब चीजें ये खुद तय करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की क्या खासियत हो गई, इसके पास खुद का डीएनए एंड आरएनए है। अब ये क्या होता है, हर एक सेल के अंदर कितने पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रियाज की काउंटिंग कितनी हो सकती है, 100 से लेके 1000 तक हो सकती है, थाउजेंड्स में। ठीक है, 100 भी हो सकती है, कम से कम मिनिमम लगा लो कि 100 है, और मैक्सिमम थाउजेंड्स के अंदर हो सकती है। अब 100 किस में होगी, जो सेल बिल्कुल निकम्मे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, एक ही जगह पे टिके हुए हैं, उन सेल्स की काउंटिंग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी एनर्जी यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो जैसे एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, तो इन सेल के अंदर क्या है, एक बार ये खुद को जनरेट कर लिया, अब इनको एटीपी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी इतनी नहीं चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की काउंटिंग भी क्या है, कम चाहिए इनको। तो ऐसे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की काउंटिंग कितनी होती है, 100s के अंदर होती है। लेकिन अगर आप बात करें दो प्रकार के सेल की, पहला है ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, दूसरा है स्केलेटल मसल्स। ये दोनों प्रकार के सेल्स को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए तो एटीपी भी ज़्यादा चाहिए, एटीपी ज़्यादा चाहिए तो एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रियाज भी ज़्यादा चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रियाज की काउंटिंग ऐसे सेल्स के अंदर कितनी हो सकती है, थाउजेंड्स के अंदर होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के सेल्स हैं, स्केलेटल मसल हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, इनको हाई एनर्जी चाहिए, तो हाई एनर्जी के लिए एटीपी भी ज़्यादा चाहिए, तो एटीपी के लिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अपन ने पढ़ा था ना, ब्रेन सेल के अंदर इतनी एनर्जी क्यों लगती है, तो ये सोडियम पोटेशियम को पंप करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। आपा बोला था ना कि एटीपी पंप यहाँ पे होती है। एटीपी पंप मतलब कि जिसके कारण क्या है, चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करें, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर तो अपने आप जाएंगी, लेकिन लो से हाई की ओर जाना है, पहले ही इधर कम प्रेशर है, दूसरी तरफ ज्यादा प्रेशर है, उस तरफ को जाना है, तो उसके लिए जो पंप चाहिए, तो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए जो एनर्जी चाहिए ब्रेन सेल्स को, उसके लिए क्या एटीपी यूज होगा, और एटीपी के लिए अपने को क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी बनाता है। ये एक एटीपी, एक ग्लूकोज सेल से, एक ग्लूकोज से ये लगभग 38 एटीपीज जनरेट कर देता है, लगभग। ठीक है, 38 एटीपीज। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकली जब आप ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली जब आप बात करेंगे तो थोड़ा सा इससे कम। तो यहाँ पे ये इतनी एटीपीज जनरेट कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, और यही एटीपीज जो है एनर्जी की फॉर्म में अपने यूज में आते हैं।
उसके बाद आप बात करते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस चारों तरफ से किस चीज़ से कवर्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो सारा एरिया दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको दिखाया गया है। अब ये जो सारा गुच्छों की फॉर्म में है, ठीक है, अगर आप इसको 2D ड्राइंग के अंदर बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की चारों तरफ ऐसे ये फैला हुआ है, ये सारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये न्यूक्लियस है बीच में, यहाँ पे ये सारा क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की दूसरी तरफ भी है, चारों तरफ फैला हुआ है, ये सारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या काम करता है, सबसे पहले होता क्या है, दो तरीके का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER बोलते हैं इसको, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, जो दिखने में रफ सरफेस लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर सरफेस के ऊपर येलोइश कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं पूरे, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक। और यहाँ पे देखो कितना स्मूथ है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के रेटिकुलम हो गए। अब ये डॉट्स के कारण ये रफ बन रहा है, तो ये डॉट्स किस चीज़ के हैं, ये वही राइबोसोम है जो न्यूक्लियोलस के अंदर आपने पढ़ा था कि जनरेट होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर आता है, फिर न्यूक्लियस से बाहर आके ये कहाँ चिपक जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपक जाता है आके, ठीक है। यहीं पे मैसेंजर RNA आएगा, इसके साथ कोलैबोरेट करेगा और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। अब जब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है एक्चुअल में, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाता है, ये पैकेट्स बनाता है, पैकेट्स। उन पैकेट्स के अंदर पैक होने के बाद जो प्रोटीन है वो पूरे सेल के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है। वैसे अगर उसको भेजेंगे तो वो पहले ही जाने से पहले ही खुद को डिवाइड करके कहीं और ही भेज देगा, तो उसको पैकेजिंग करके अच्छे तरीके से फिर उसको आगे भेजा जाता है। तो जो पैकेजिंग का काम है वो किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दिखाया गया है, इसके अंदर ये जो रेशा दिखाई दे रहा है ये किसका है, ये प्रोटीन का है। अब ये प्रोटीन यहाँ पे पहले इसने क्या किया, पहले अंदर से मैसेंजर RNA आया, उसने इंफॉर्मेशन दी राइबोसोम को कि ऐसा प्रोटीन बनाओ, ये कोडिंग का। इस राइबोसोम ने सिंथेसाइज किया प्रोटीन, और वो प्रोटीन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जब निकला तो उसके अंदर क्या हो गया, ये एक थैले के अंदर पैक हो गया, एक पैकेट के अंदर पैक हो गया। अब ये पूरे सेल के अंदर कहीं भी जा सकता है, ठीक है। सेल के अंदर जाने का काम तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये अब अपने को दोनों चीज़ों का पता चला। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बेटा, ये सिंथेसाइज करता है ऑफ प्रोटीन्स विद कोलैबोरेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के साथ मिलके ये कोलैबोरेट करके क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें से क्या है, यहाँ पे एक थैली पे एक पैकेट बना, उसके अंदर ये प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या है, विद इन द सेल कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा दूर जाना है तो पैकेजिंग को डबल करना पड़ेगा, डबल लेयर को। तो यहाँ पे काम आता है अपना गोल्जी अपरेटस। ये क्या काम करता है गोल्जी अपरेटस, ये इसको दोबारा, अब ये देखो यहाँ से टूट के इसको प्रोटीन को एक पैकेजिंग हुई, अब ये किसके अंदर घुस जाएगा जाके, गोल्जी अपरेटस के अंदर। यहाँ से गुजरते 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 जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आएगा, तो इसके ऊपर गोल्जी अपरेटस की एक लेयर बन जाएगी, एक अच्छी पैकेजिंग हो जाएगी। अब चाहे इसको सेल मेम्ब्रेन के पास भेजो, चाहे इसको दूसरे सेल्स के पास भेजो, सेल के बाहर मतलब के आउटसाइड ऑफ द सेल, चाहे विद इन द सेल कहीं भी इसको ट्रांसफर करो, अब ये गोल्जी अपरेटस की लेयर इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अगला प्रोसेस किसके पास होता है, गोल्जी अपरेटस के पास होता है। तो ये भी पैकेजिंग का काम ही करता है, ठीक है।
गोल्जी अपरेटस की अगर आप इसको काट के देखें बीच में से तो सैक्स की तरह है, जैसे यहाँ पे ये पहली सैक आ गई, दूसरी सैक आ गई, तीसरी सैक आ गई, ठीक है। ऐसे लेयर्स बनी हुई होती हैं एक के ऊपर दूसरी, ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो है वैक्यूल्स बाहर निकलते हैं, ये वाला सिस्टम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ठीक है। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। इनका काम क्या है, रीपैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स। ये जो पैकेट्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है, वेसिकल्स बोला जाता है, वेसिकल्स, ठीक है। इसके अंदर ये पैकेज करके आगे भेजता है, ठीक है। यहाँ आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो इसके सेल के पार्ट्स रह गए, ऑर्गेनल्स रह गए, उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।